नमस्कार, सिटी ऑनलाइन में आपका स्वागत है। मैं निधि जोशी। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। विधानसभा में 2 नवनिर्वाचित विधायकों को दिलाई गई शपथ। संदीप शर्मा कोटा दक्षिण से तो श्रवण कुमार जीते हैं सूरजगढ़ से। शिक्षक दिवस पर शिक्षा सचिव द्वारा दिए गए बयान पर शिक्षा मंत्री ने दी सफाई। शिक्षकों का अपमान नहीं किया। और मंत्री कटारिया ने दिया आश्वासन, कहा उत्तराखंड त्रासदी के मृतकों के परिजनों को अनुकंपा नियुक्ति के अलावा अन्य सुविधाओं को नहीं किया गया बंद। और अब खबरें विस्तार से। विधानसभा में 2 नए विधायकों ने शपथ ग्रहण की। स्पीकर कैलाश मेघवाल ने इन्हें शपथ दिलाकर सदन की कार्रवाई में शामिल कराया। इस दौरान दोनों ही नवनिर्वाचित विधायकों को सदन में मौजूद सदस्यों ने बधाइयां दी। संदीप शर्मा के लिए विधानसभा का यह पहला सत्र होगा, जबकि श्रवण कुमार पूर्व में 4 बार राज्य विधानसभा के सदस्य रह चुके हैं। विधायक संदीप शर्मा ने कहा कि जनता ने जिस उम्मीद से चुनकर इन्हें विधानसभा तक पहुंचाया है, वो उन उम्मीदों पर खरा उतरने की कोशिश करेंगे। क्षेत्र के विकास से जुड़े मुद्दे सदन में उठाकर जनता की समस्याओं का समाधान कराने का प्रयास करेंगे। वहीं कांग्रेस के विधायक श्रवण कुमार ने आरोप लगाया कि सरकार ने उन्हें हराने के लिए सरकारी मशीनरी का जमकर दुरुपयोग किया। उसके बावजूद जनता की ताकत के बल पर वे जीतकर सदन में पहुंचे हैं। वहीं उन्होंने ओला परिवार के विरोध के सवाल पर भी कहा कि जनता से बड़ा कोई नहीं। मैं संदीप शर्मा जो विधानसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूं, ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा और जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूं उसके कर्तव्यों का श्रद्धा पूर्वक निर्वहन करूंगा। भारत माता की जय। पूरी तरीके से जो जनता के मुद्दे हैं उनको सदन स्तर पर रखेंगे और प्रयास करेंगे जो जनता की समस्याएं संपर्क में सामने आई चुनाव के टाइम, उनका निराकरण हो। जनता की मुख्य रूप से एक तो कोटा हमारा दुर्घटना शहर बन चुका है। चूंकि हैंगिंग ब्रिज का काम रुक गया था, परंतु अब हैंगिंग ब्रिज का कार्य केंद्र में भारतीय जनता पार्टी सरकार के आने के पश्चात शुरू हो गया है। उसको तीव्र गति से शुरू कराने का प्रयास होगा। कोटा में मेडिकल कॉलेज में सुपर स्पेशलिटी सेवाएं नहीं है, उनको प्रारंभ कराने का प्रयास होगा। इसके अलावा कोटा में जो जवाहर नगर हमारा एरिया है, क्षेत्र है, उस क्षेत्र में बाढ़ में पानी भरता है। क्योंकि जो डाइवर्जन चैनल एक फेज का कार्य पूरा हो चुका था, उससे काफी बचाव आया है, परंतु सेकंड फेज के उस कार्य को पूर्ण किया जाएगा। एयर कनेक्टिविटी के लिए प्रयास किया जाएगा। कोटा के शैक्षणिक माहौल को और अधिक सुधार के लिए आवश्यकता है उसकी, और उसका इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करके उसका जो ढांचा है उसको और मजबूत करेंगे। औद्योगिक नगरी कोटा पूर्व में था, कोटा को फिर नए आयाम मिले औद्योगिकीकरण में। ये सारे प्रयत्न और प्रयास मेरे रहेंगे। शिक्षा मंत्री कालीचरण सराफ ने गुरुवार को राज्य विधानसभा में स्पष्ट किया कि 5 सितंबर को शिक्षक दिवस पर जयपुर के बिरला ऑडिटोरियम में आयोजित शिक्षक सम्मान समारोह में अतिरिक्त मुख्य सचिव स्कूल शिक्षा ने अपने भाषण में शिक्षकों का अपमान नहीं किया और न ही राजस्थान के निवासियों को ठेस पहुंचाई। उन्होंने अपने भाषण में शिक्षकों को अभिप्रेरित किया ताकि वे छात्रों के भविष्य के लिए अच्छा काम करें। सराफ ने शून्यकाल में इस संबंध में उठाए गए मुद्दे पर हस्तक्षेप करते हुए कहा कि अतिरिक्त मुख्य सचिव स्कूल शिक्षा ने अपने भाषण में राजस्थान वासियों की योग्यता के संबंध में कोई उल्लेख नहीं किया। शिक्षा मंत्री ने कहा कि उक्त कार्यक्रम में ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री के साथ वे स्वयं उपस्थित थे। सराफ ने अतिरिक्त मुख्य सचिव स्कूल शिक्षा द्वारा शिक्षक दिवस पर दिए गए भाषण को सदन में शब्दश पढ़कर सुनाया। शिक्षा मंत्री कालीचरण सराफ ने गुरुवार को राज्य विधानसभा में आश्वस्त किया कि विद्यालयों के एकीकरण एवं समानीकरण के संबंध में प्राप्त हुई आपत्तियों का निराकरण 3-4 दिन में कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि एकीकरण एवं समानीकरण के दौरान स्कूल बंद नहीं किए गए हैं और इसमें शिक्षा का अधिनियम के मानदंडों की पूरी तरह से पालना सुनिश्चित की गई है। सराफ ने शून्यकाल में इस संबंध में उठाए गए मुद्दे पर हस्तक्षेप करते हुए कहा कि प्रदेश में एकीकरण एवं समानीकरण के तहत
17,000 स्कूल मर्ज किए गए हैं। इनके संबंध में विभाग ने समाचार पत्रों में विज्ञापन के माध्यम से 31 अगस्त तक आपत्तियां मांगी गई थी। इस संबंध में 2,500 स्कूलों से जुड़ी आपत्तियां मिली है, जिनका सर्वे कराया जा रहा है। उन्होंने कहा कि यदि अब भी लिखित में कोई आपत्ति मिलती है तो उसे दिखवाकर उसका निराकरण करा दिया जाएगा। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री गुलाब चंद कटारिया ने गुरुवार को विधानसभा में आश्वस्त किया कि उत्तराखंड त्रासदी से पीड़ितों को राज्य सरकार द्वारा देय पैकेज में अनुकंपा नियुक्ति के अलावा अन्य सुविधाओं को बंद नहीं किया जाएगा। शून्यकाल में इस संबंध में उठाए गए मामले में हस्तक्षेप करते हुए कहा कि उत्तराखंड त्रासदी में राज्य के प्रभावित लोगों को कुल 8.5 लाख रुपए का पैकेज दिया गया, जिसमें 5 लाख रुपए अकेली राज्य सरकार ने दिए थे, जबकि केंद्र सरकार ने 2 लाख एवं उत्तराखंड सरकार ने 1.5 लाख रुपए की सहायता दी थी। उन्होंने उत्तराखंड त्रासदी में मृत लोगों के आश्रितों को अनुकंपात्मक नौकरी देने के मामले में स्पष्ट किया कि इस त्रासदी में अन्य राज्यों के मृत लोगों के आश्रितों को अनुकंपा नियुक्ति नहीं दी गई। हमने मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, हरियाणा, बिहार सहित अन्य राज्यों से भी जानकारी ली है, लेकिन किसी भी राज्य ने अनुकंपा नियुक्ति नहीं दी है। राजस्थान विधानसभा में बहुचर्चित भूमि अर्जन विधेयक फिलहाल टल गया है। गौरतलब है कि भूमि अर्जन विधेयक के विवादित प्रावधानों पर बुधवार को भाजपा विधायक घनश्याम तिवाड़ी ने आपत्ति की थी। इसके बाद बीएससी की बैठक में इस विधेयक को वर्तमान सत्र में लाने के बजाय प्रवर समिति को भेजने का फैसला लिया गया। गुरुवार को विधानसभा में जब विधेयकों पर चर्चा शुरू हुई तो पूर्व विधायकों के परिजनों की पेंशन बढ़ाने का विधेयक पारित करने के बाद भूमि अर्जन विधेयक को प्रवर समिति को सौंप दिया गया। संसदीय कार्य मंत्री राजेंद्र राठौड़ ने भूमि अर्जन विधेयक को प्रवर समिति को सौंपने का प्रस्ताव रखा, जिस पर सदन की मंजूरी दे दी गई। अब विधायक प्रवर समिति के पास चला गया है। विधानसभा की प्रवर समिति इस विधेयक के सभी प्रावधानों का परीक्षण करेगी। भूमि अर्जन बिल में ये भूमि से संबंध किसानों का है और आप जानते हो इसमें उच्च न्यायालय और सुप्रीम कोर्ट ही सुनेंगे, नीचे के कोर्ट इसमें किसानों की गुहार नहीं सुन पाएंगे। तो ये भी एक गलत बात है। नीचे के कोर्टों को भी पावर होनी चाहिए कि किसान ऊपर तक नहीं जा सकते, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट तक उनकी अप्रोच नहीं है, इतनी वो फीस भी नहीं दे सकते। तो ये भी एक किसानों के लिए बहुत गलत बात है। नीचे स्तर पर भी कोर्टों को पावर मिलनी चाहिए। साहब, भूमि एक्विजिशन के बारे में जो बिल आज लाया जा रहा, उसमें कुछ तकनीकी कमी के कारण से और वो आज उस पर पास नहीं किया जाएगा, जैसा मेरी जानकारी में आया है। बाकी तो सदन में जाकर के जो हमारे संसदीय कार्य मंत्री माननीय राजेंद्र जी राठौड़ साहब से बात करके ऐसा जानकारी में प्रवर समिति में वो जाएगा, यानी दोबारा उस पर विचार करने के बाद में वो बिल लाया जाएगा, तब पास किया जाएगा। इसमें यह है कि ज़मीन को एक्वायर करना और किस नियम के तहत किया जाए, क्योंकि केंद्रीय कानून में संशोधन किया जाए, कितना कैसा क्या किया जाए इस बारे में, और ज़मीन का एक्वाइजेशन करना, अधिग्रहण करना, तो कहीं किसानों का नुकसान नहीं हो, इस बारे में किसानों का कोई जनहित में किसानों का नुकसान न हो और जिनकी ज़मीन है उनको इस बारे में फायदा हो एक्वाइजेशन के कारण से। हाँ, लगभग यही ओपिनियन है, लेकिन वो केंद्रीय कानून के कारण संशोधन किस ढंग से लाया जाए, ये तकनीकी ऑब्जेक्शन था। विधानसभा में मुख्य सचिव के 112 रुपए पास कराने के लिए 20 बैठकें करने के मामले पर ब्यूरोक्रेसी विधायकों के निशाने पर है। पक्ष विपक्ष के विधायकों ने ब्यूरोक्रेसी पर भी लगाम लगाने की मांग की है। गौरतलब है कि बुधवार को विधानसभा में वरिष्ठ विधायक घनश्याम तिवाड़ी ने इस बात का खुलासा किया था और न्यायपालिका की तरह ही ब्यूरोक्रेसी के सेटअप में बदलाव के लिए भी बिल की आवश्यकता है। इस बात के खुलासे पर पक्ष विपक्ष के विधायक भी तिवाड़ी की मांग में सुर मिलाते नजर आए। जो 121 रुपए के लिए इतना लबाबजमा बुलाकर इतना खर्चा करके, मैं इसकी एक तरह से निंदा करनी चाहिए। और इतने लोगों जो समय जो अति महत्वपूर्ण होता है सीएस के लिए, सरकार के लिए, जनता के फायदे के लिए, जनता की योजनाओं के लिए, जनता के लिए जो समय, उसको आप बेकार के 121 रुपए के लिए अगर समय बर्बाद कर रहे हो तो ये बेकारी की बात है। ये ब्यूरोक्रेट्स का हाल ये हो गया पूरे प्रदेश में। आप देखिए, हमारे शिक्षा मंत्री जी एक एसीएस के श्याम एस अग्रवाल के बचाव के लिए
पौन घंटे तक कसीदे पढ़ते रहे। उनसे ये नहीं कहा गया कि अपमान किया राजस्थान की जनता का, शिक्षकों का अपमान किया है, उस अधिकारी को हम तुरंत यहाँ से हटाते हैं। उसको सस्पेंड करना तो दूर, उनको हटा भी नहीं रहे और उनके गुणगान में कर रहे हैं। तो ये फिर इस तरह से 112 रुपए उठाने वाले एसीएस ही बचेंगे। अधिकारी जनहित में काम करें ज़्यादा से ज़्यादा, उसके लिए नया मैकेनिज्म ऐसा निर्माण किया जाए जैसे न्यायपालिका में कॉलेजियम सिस्टम, इसी प्रकार से कार्यपालिका में, व्यवस्थापिका में भी कॉलेजियम सिस्टम के लेवल का कोई नियम बनाया जाए कि अधिकारी त्वरित कार्रवाई करें। कल माननीय घनश्यामी तिवारी ने कहा कि किसी सेक्रेटरी का, चीफ सेक्रेटरी का 12 रुपये के बिल के लिए कितनी फाइल घूमी और कितना पैसा लगा, कितनी मोटी फाइल बनी। तो ये इस लोकतंत्र के लिए फायदेमंद नहीं है। हेल्दी लोकतंत्र के लिए, हेल्दी डेमोक्रेसी के लिए अधिकारी त्वरित काम करें, कर्मचारी त्वरित काम करें, खामखा फाइल पर टिप्पणियां नहीं डालते रहें। इसके लिए कोई नया सिस्टम, नया मैकेनिज्म लाया जाएगा। यह भी व्यवस्थापिका, कार्यपालिका के बारे में विचार किया जाएगा जैसे कॉलेजियम सिस्टम के बारे में। एकीकरण के नाम पर सरकारी स्कूलों को बंद करने का मामला गुरुवार को विधानसभा में गूंजा। इस मामले में कांग्रेस विधायकों ने सत्ता पक्ष पर जमकर निशाना साधा। वहीं शिक्षा मंत्री ने अपने जवाब में कहा कि एकीकरण को लेकर आई आपत्तियों का अगले 1-2 दिन में निराकरण कर लिया जाएगा। प्रदेश के सरकारी स्कूलों के एकीकरण का मुद्दा सदन में जमकर गूंजा। कांग्रेस विधायक सुखराम बिश्नोई ने शून्यकाल में स्थगन के जरिए यह मामला उठाते हुए सरकार पर तय मापदंडों को दरकिनार कर स्कूलों के एकीकरण करने का आरोप लगाया। बिश्नोई ने अपने विधानसभा क्षेत्र में नियमों को दरकिनार कर दिए गए एकीकरण की ओर से सरकार का ध्यान आकर्षित किया। उधर शिक्षा मंत्री कालीचरण सराफ ने पहली बार सदन में स्वीकारा कि एकीकरण में कई जगह गलतियां हुई है, लेकिन इसमें सुधार के लिए सार्वजनिक रूप से आपत्तियां मांगने की बात कही। सराफ ने कहा कि विभाग ने 31 अगस्त तक आपत्तियां मांगी थी, लेकिन महज 2500 स्कूलों को लेकर ही शिकायतें आई। इनका समाधान अगले 2-3 दिन में करा दिया जाएगा। इससे पहले इस विषय पर कांग्रेस विधायक प्रद्युम्न सिंह ने सरकार से पूछा कि स्कूलों को एकीकरण करके बंद करने या विलय करके बंद करने में आखिर अंतर क्या है। इस पर शिक्षा मंत्री ने माना कि जो चूक हुई है उनका समाधान किया जाएगा। ऐसा है, ये तो इनकी कथनी और करनी में फर्क है। तभी तो मैं बता रहा हूं कि 4 में से 3 सीटें 9 महीने में ही इन्होंने खो दी हैं। इन्होंने 1 रुपए का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं डेवलप किया, इन्होंने एक हैंडपंप नहीं लगाया, इन्होंने एक बच्चे को, बेरोजगार को नौकरी नहीं दी। और अभी शिक्षा मंत्री जी कह रहे थे कि साहब एकीकरण किया है, मर्ज किए हैं, बंद नहीं किया। उन स्कूलों के ताले लगे हुए हैं। शिक्षा मंत्री जी ने ये कहा है कि 1 किलोमीटर की प्रारंभिक शिक्षा की स्कूल को हमने बंद नहीं किया, प्राथमिक विद्यालय को। मैं दावे के साथ, गारंटी के साथ कहता हूं 1 किलोमीटर से अधिक की दूरी, जिसने बीओ ने 2 किलोमीटर की दूरी बताया है, उसको मेरे विधानसभा क्षेत्र लक्ष्मणगढ़ में बीओ के प्रस्ताव पे इन्होंने बंद किया है। और मैं दावे के साथ नहीं कहता हूं, मेरे से वो शर्त लगा लें, मैं विधानसभा की सदस्यता छोड़ने को भी तैयार हूं अगर ये साबित कर दें कि हमने 1 किलोमीटर से कम की लक्ष्मणगढ़ विधानसभा क्षेत्र में बंद नहीं की। 14वीं विधानसभा के 30वें सत्र के अंतिम दिन गुरुवार को उत्तराखंड त्रासदी से पीड़ित परिवार को पूर्ववर्ती सरकार के समय दिए पैकेज पर रोक लगाने का मामला गूंजा। कांग्रेस सदस्य गोविंद सिंह डोटासरा ने शून्यकाल में ये मामला उठाया। डोटासरा ने आरोप लगाया कि वर्तमान सरकार ने उत्तराखंड त्रासदी से पीड़ित परिवार को जो पैकेज दिया था उस पर रोक लगा दी है। डोटासरा ने कहा कि त्रासदी में मारे गए 3 लोगों के आश्रितों को नौकरी दी गई थी, उनकी नौकरियां भी वापस ले ली गई है। इस मामले पर स्पीकर के बोलने की अनुमति नहीं देने पर काफी देर तक शोर शराबा भी हुआ। बाद में नाराज कांग्रेस सदस्यों ने सदन से वॉकआउट भी किया। बाद में कांग्रेसी सदस्यों की गैर मौजूदगी में पंचायती राज मंत्री गुलाब चंद कटारिया ने जवाब में कहा कि राज्य सरकार अन्य राज्यों के दिए गए राहत पैकेज का अध्ययन कर रही है, जहां तक उन्हें जानकारी है कि किसी भी राज्य में इस तरह के पैकेज नहीं दिए गए हैं। जून 2013 में उत्तराखंड में जिस तरह से प्राकृतिक आपदा आई, बाढ़ आई और उसके कारण से हजारों लोग मौत के साए में समा गए, लापता हो गए, आज तक नहीं मिले। हमारे सरकार के मुखिया अशोक जी गहलोत साहब वहां गए, मंत्रिमंडल के सदस्य गए और वहां जाकर के लोगों को बचाने का, राहत प्रदान करने का काम किया। यहां आने के बाद में
एक पैकेज की घोषणा उत्तराखंड में लापता और मृत हुए आश्रितों के लिए की और उसके तहत 5 लाख रुपए एक मुश्त देने का घोषणा की। और जो बच्चे उच्च शिक्षा में जाएंगे उनके लिए 25,000 रुपये, जो बच्चे उच्च शिक्षा से कम प्राथमिक और मिडिल शिक्षा में जाएंगे उनके लिए 12,000 रुपये, माता पिता जिन पे वो आश्रित थे उनको 2,000 रुपये और विधवा को 4,000 रुपये मासिक जो पेंशन, और इस प्रकार का एक बड़ा पैकेज। और उनके परिवार को बीपीएल मान करके जो बीपीएल को सुविधाएं मिलती हैं वो सारी सुविधाएं देने का काम किया। लेकिन इन्होंने सरकार ने आते ही जो हमने नौकरी देने का काम किया था उसको निरस्त करने का काम किया है। इससे बड़ी संवेदनहीन सरकार कोई हो नहीं सकती। जम्मू कश्मीर में जिस प्रकार की प्राकृतिक आपदा आई उसमें माननीय मुख्यमंत्री महोदय को वहां जाना चाहिए था, उनको वहां एक पैकेज जो हमने दिया कम से कम उतना पैकेज तो वहां के लोगों को देना चाहिए था। लेकिन प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन का बहाना लेकर के ढोल बजा रहे हैं और केवल नोटंकी कर रहे हैं, जबकि जो उत्तराखंड के पीड़ितों को जो पैकेज आश्रितों को हमारी सरकार ने दिया था उसको खत्म करने का काम यह सरकार कर रही है। कांग्रेस पार्टी इसका पूरा विरोध करती है और हमने सदन में वॉकआउट किया है कि इस प्रकार की सरकार जो संवेदनहीन सरकार है, जो हमारे द्वारा दिए गए पैकेज को आश्रितों को जो पैकेज दिया गया उसको निरस्त कर रही है। जो 3 लोग नौकरी लग गए थे इस पैकेज के तहत उनको टर्मिनेट करने का फैसला सरकार ने दिया है। और गुलाब चंद जी कटारिया ने जो माननीय मंत्री महोदय जवाब दे रहे हैं कि कल को फिर कोई बस में खत्म हो जाएगा एक्सीडेंट में तो क्या उसको भी हम नौकरी दे देंगे, और अन्य राज्यों में नौकरी नहीं दे रहे हैं इसलिए हम नहीं दे रहे हैं। तो क्या अन्य राज्यों में जितने वेतन और भत्ते एमएलएज को दे रहे हैं या जो और कोई कानून अन्य राज्यों में है, भारत सरकार ने भूमि अधिग्रहण का कानून दिया उसको तो ये निरस्त करने जा रहे हैं, उसको तो कम करने जा रहे हैं। किसानों को जो राहत पैकेज दिया है और एक तरफ उत्तराखंड में एक बहाना बना करके कि अन्य राज्यों में नहीं है, ये इनका बहाना कतई सही नहीं है। और उन लोगों के लिए जो राहत पैकेज हमारी सरकार ने दिया था उसको चालू रखना चाहिए। हमारी पार्टी इसका पुरजोर शब्दों में विरोध करती है, करती रहेगी। विधानसभा में एक बार फिर बारां के किशनगंज और शाहाबाद में सहरिया आदिवासियों के बच्चों की कुपोषण से मौत होने का मामला गूंजा। एनपीपी के विधायक डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने शून्यकाल में बोलते हुए कहा कि सरकार की लापरवाही के चलते करीब आधा दर्जन बच्चों की मौत हो चुकी है। वहीं बारां के सरकारी अस्पताल में 20 पलंगों पर 60 बच्चे भर्ती है। मीणा ने कहा कि पूर्ववर्ती सरकार के समय सहरिया आदिवासियों के लिए की गई व्यवस्था पर रोक लगाने के चलते इस तरह मौत हो रही है। इस मामले पर कांग्रेस के रमेश मीणा ने सरकार पर जमकर आरोप लगाए। उधर जवाब में चिकित्सा मंत्री राजेंद्र राठौड़ ने इन आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए दावा किया कि राज्य सरकार सहरिया आदिवासियों के कल्याण के लिए पूरी तरह संकल्पबद्ध है। वहीं इस दौरान भाजपा के विधायक भवानी सिंह राजावत ने विपक्ष के आरोपों को गलत बताते हुए मौत भूख से नहीं होने के बजाय मौसमी बीमारियों से होने का दावा किया। स्थगन प्रस्ताव के माध्यम से मैंने जो राजस्थान में कुपोषण की से मृत्यु हुई है, आप लोगों को भी पता है, आप लोगों ने भी मीडिया के माध्यम से इसको उठाया, तो हाल ही में एक आधा दर्जन मौतें हो चुकी हैं। उदयपुर के एमबी हॉस्पिटल में 12 लोग भर्ती हैं और करीब 250 लोग 12 जिले में भर्ती हैं। तो कुपोषण जो हो रहा है उस पर सरकार मेन मुद्दे पर नहीं जाना चाहती। मैं ध्यान दिलाना चाहता था सरकार का, लेकिन चिकित्सा मंत्री राठौड़ साहब ने जो बहाना लिया कि बीमारी की वजह से इन लोगों की मौत हुई है, वो बीमारी की वजह से नहीं, वास्तविक कुपोषण की वजह से मौत हुई है। और कुपोषण के कारण है वहाँ शिक्षा का अभाव है, वहाँ पर कम उम्र में 12 से 13 से 14 वर्ष अप टू इस उम्र में कम उम्र में लड़कियों की शादी हो जाती है। 15 वर्ष में बच्चा पैदा हो जाता है, तो बच्चा वो पैदा होगा वो शारीरिक रूप से कमजोर होगा। और वहाँ का जो रहन सहन खान पीन है उन पे उनका कोई वो सिस्टम नहीं है, वो जीवन यापन भी वही बिना अनट्रेंड चल रहा है। वहाँ पर आपने देखा होगा प्रतिपक्ष बिना तथ्यों के आधार पर जिस तरह का आज आरोप लगाया, सदन में मामला उठाया कि 12 जिले के किशनगंज शाहबाद तहसील में शहरियों में कुपोषण हो रहा है और कुपोषण के कारण बच्चों की मौतें हो रही है। माननीय चिकित्सा मंत्री जी ने सदन के पटल पर तथ्यों के आधार पर
कि कुपोषण से मौतें नहीं हुई, मौसमी बीमारी के कारण मौतें हुई है। बिना किसी तथ्यों के प्रतिपक्ष अगर कहीं प्रमाण थे, कहीं तथ्य थे, मेडिकल रिपोर्ट अगर कुपोषण की थी तो सदन की मेज पे प्रतिपक्ष को रखना चाहिए था। लेकिन मैं समझता हूं कि सदन का समय प्रतिपक्ष बर्बाद करता है बेबुनियाद आरोप लगाकर। और आज भी हम दावे के साथ कहते हैं, हम तो ये भी चाहते हैं कि प्रतिपक्ष की एक टीम चली जाए वहाँ, 12 साहबाद चली जाए और जाकर खुद जांच कर ले कि कुपोषण से मौतें हुई है या बीमारी से मौतें हुई है। मौसमी बीमारियां चल रही है, मौसमी बीमारियों में मौतें यही नहीं पूरे देश में होती है, प्रदेश में होती है, और उनको रोकथाम का भी प्रयास सरकार करती है जितना हो सकती है। लेकिन कुपोषण से एक भी मौत 12 जिले के शहरिया क्षेत्र में अभी तक नहीं हुई। और अब वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं। Now greet your near and dear in a new way. Greet them through www.cityonline.com. Whether it is birthday, anniversary, winning or any other occasion, share it with all. Share it with City Online. Best greet will get a gift hamper from City Online. नमस्ते, मैं हूँ दिशा वाकानी। सिटी ऑनलाइन के सभी दर्शकों को ढेर सारी शुभकामनाएं। सिटी ऑनलाइन चैनल के दर्शकों को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई हैं और आप इस चैनल को देखते रहें और हमें भी देखते रहें उस पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सरिस्का वन क्षेत्र के वन्य जीव मुख्य रूप से सियार गांवों में घुस जाते हैं और मनुष्य और पशुधन पर हमला करते हैं। इस मामले को गुरुवार को विधानसभा में कांग्रेस विधायक शकुंतला रावत ने शून्यकाल में उठाया। उन्होंने कहा कि सियारों ने अब तक ग्रामीण इलाकों में कई लोगों और दुधारू पशुओं को घायल कर दिया, जिससे कुछ की तो मौत तक हो चुकी है। उन्होंने कहा कि दुर्भाग्यपूर्ण है कि वे वन्यजीव भैंस को मार देते हैं, लेकिन उनके मालिकों को बकरी का मुआवजा भी नहीं मिलता। ऐसे में सरकार पीड़ित परिवार को उचित मुआवजा देने की व्यवस्था करे, जिससे उन्हें राहत मिल सके। कृषि, पशुपालन एवं डेयरी मंत्री प्रभुलाल सैनी ने गुरुवार को राज्य विधानसभा में कहा कि राजगढ़ स्थित डेयरी संयंत्र को दीपावली के बाद शुरू कर दिया जाएगा। सैनी ने शून्यकाल में इस संबंध में उठाए गए मुद्दे पर हस्तक्षेप करते हुए कहा कि राजगढ़ स्थित डेयरी संयंत्र को 2006 में स्वीकृति मिली, लेकिन 2012 तक यह शुरू नहीं किया गया। इस संबंध में 13 अगस्त 2014 को हुई बैठक में इसे शुरू करने के प्रयासों पर गंभीरता से चर्चा की गई। डेयरी मंत्री ने कहा कि दीपावली के बाद दूध की आपूर्ति सरप्लस होने पर राजगढ़ स्थित डेयरी संयंत्र चालू कर दिया जाएगा। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री गुलाब चंद कटारिया ने राज्य विधानसभा में बताया कि पंचायत समितियों का पुनर्गठन निर्धारित प्रावधान के अनुसार ही किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि नियमानुसार 50 से अधिक पंचायतें और 2.5 लाख से अधिक आबादी होने पर नई पंचायत समितियों का पुनर्गठन किया जा रहा है। वहीं कटारिया ने शून्यकाल में इस संबंध में उठाए गए मुद्दे पर हस्तक्षेप करते हुए कहा कि पुनर्गठन पर आपत्तियां जिला कलेक्टर के स्तर पर 11 सितंबर तक मांगी गई थी। उन्होंने कहा कि अब भी संभागीय आयुक्त स्तर पर एवं मंत्री स्तर पर बनाई गई समिति में आपत्ति दर्ज कराई जा सकती है। उन्होंने कहा कि पंचायतें गांव का आधा स्तंभ है और पंचायत समितियों के पुनर्गठन में कोई राजनीतिक भेदभाव नहीं किया जा रहा है।
शिक्षा मंत्री कालीचरण सराफ ने गुरुवार को राज्य विधानसभा में आश्वस्त किया कि पहले से चल रहे निजी महाविद्यालयों की व्यवहारिक कठिनाइयों को दूर करने के लिए अतिरिक्त निदेशक कॉलेज शिक्षा की अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई है। श्री सराफ ने शून्यकाल में इस संबंध में उठाए गए मुद्दे पर हस्तक्षेप करते हुए कहा कि नए मापदंडों के अनुरूप अनापत्ति प्रमाण पत्र से जुड़ी व्यवहारिक कठिनाइयों को दूर किया जाएगा और निजी महाविद्यालय संचालकों के साथ अन्याय नहीं होने दिया जाएगा। राजस्थान विधानसभा में गत दिवस पारित पर राजस्थान भूमि अर्जन विधेयक 2014 के विरोध में अब कई जन संगठन उड़ खड़े हुए हैं। आज इन संगठनों के समाजसेवी मेघा पाटेकर के नेतृत्व में प्रदर्शन किया। वक्ताओं ने कहा कि लोकतांत्रिक व संवैधानिक नियमों व परंपराओं को ताक पर रखकर इसे राज्य सरकार ने आनन फानन ने पारित किया है। प्रदर्शन में शामिल नेताओं ने कहा कि न्यायिक नियुक्ति विधेयक 2014 को पारित करना तो सिर्फ एक बहाना था। विद्यार्थी मित्र शिक्षकों को रोजगार प्रदान कर समायोजित करने की मांग को लेकर आज प्रदेश भर के विद्यार्थी मित्रों ने भाजपा के प्रदेश कार्यालय पर प्रदर्शन किया। राजस्थान विद्यार्थी मित्र शिक्षक संघ के प्रदेशाध्यक्ष नरेंद्र चौधरी के नेतृत्व में यह प्रदर्शन किया गया। उल्लेखनीय है कि जयपुर के उद्योग मैदान में 2 माह से भी ज्यादा समय तक विद्यार्थी मित्रों ने धरना प्रदर्शन किया था, मगर सरकार ने एक नहीं सुनी। अब विधानसभा का तीसरा सत्र शुरू होते ही विद्यार्थी मित्र फिर सड़कों पर उतर आए हैं। गलतागेट थाना इलाके में गुरुवार सुबह मानव तस्करी विरोधी यूनिट टीम व पुलिस ने मिलकर इलाके में आरातारी के काम कर रहे आधा दर्जन बाल श्रमिकों को मुक्त कर एक कारखाना मालिक को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि मुक्त कराए गए इन नाबालिग बालकों को बाल कल्याण समिति को सुपुर्द कर चाइल्ड हेल्पलाइन में भिजवाया है। इस संबंध में बाल श्रम करवाने वाले एक कारखाना मालिक को पुलिस ने गिरफ्तार भी किया है। उन्होंने बताया कि इन कारखाना मालिक ने इन बालकों को बिहार से लाकर बंद कमरे में बच्चों की इच्छा के विरुद्ध सुबह 7 बजे से देर रात्रि तक आरातारी का काम करवाया जाता था। जवाहर कला केंद्र का रंगायन सभागार बुधवार को यातनाम गीतकार व शायर मरहूम हसरत जयपुरी के व्यक्तित्व कृतित्व उर्दू अदब में उनका योगदान गैर फिल्मी गीत व गजल और फिल्मी सफरनामे पर कला मर्मज्ञों की तरफ पत्र वाचन के साथ ऑडियो वीडियो डॉक्यूमेंट्री के माध्यम से उन्हीं की जुबानी उनके खुद का परिचय, उनके जीवन के अनुभव एवं मुशायरों में प्रस्तुत कलाम की अनुगूंज से मुखारित हो उठा। इस पुर असर प्रस्तुति से बुधवार की शाम शहर वासियों के लिए यादगार लम्हा बन गया। गौरतलब है कि केंद्र की ओर से राजस्थान राज्य के साहित्य, कला एवं संस्कृति से संबंध विभिन्न राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय याति प्राप्त विभूतियों के पुण्य स्मरण के लिए एक श्रृंखला शुरू की गई है। इसके तहत बुधवार को जयपुर के यातनाम गीतकार व शायर मरहूम हसरत जयपुरी की पुण्यतिथि पर शयाद ए हसरत जयपुरी कार्यक्रम संजोया गया। प्रज्ञा चैतन्य ट्रस्ट जयपुर के तत्वाधान में तपस्वी चैतन्य गुरुजी के सानिध्य में 20 सितंबर से 9 दिवसीय ध्यान मनोयोग साधन शिविर जनता कॉलोनी सामुदायिक केंद्र में शुरू होगा। ट्रस्ट के संस्थापक एवं शिविर संचालक तपस्वी चैतन्य गुरुजी ने एक पत्रकार वार्ता में बताया कि इस 9 दिवसीय ध्यान मनोयोग साधना शिविर में प्रतिदिन 1-1 घंटा ओमकार साधना व योग निद्रा सिखाया जाएगा। यह दोनों क्रियाएं ध्यान आधारित है। गुरुजी ने कहा कि ओमकार साधना करने से शरीर की कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाती है व कोशिकाओं को ऑक्सीजन की पूर्ति बढ़ जाती है। दूसरी ओर निद्रा करने से सभी प्रकार के शारीरिक और मानसिक रोग दूर हो जाते हैं। शाम को 5:30 बजे शुभारंभ है और दूसरे दिन से दोनों टाइम सुबह 5:30 बजे से 8 बजे तक और शाम को 5:30 बजे से 8 बजे तक चलता है। दोनों में एक बार आने से काफ़ी है और खास करके 2 बार लगाने का मकसद ये है, आदमी सुबह फ्री रहता है, औरतें बच्चे शाम को रहते हैं। ये पूरा परिवार के साथ में करने का विधि है। और आज योग का मतलब कुछ आसन एक्सरसाइज रह गया, ऐसा कोई आसन नहीं, एक्सरसाइज नहीं, ये ध्यान है। ध्यान मनो साधना शिविर है। 25 मिनट बैठा करके ओंकार साधना और 35 मिनट लेटा करके योग निद्रा कराते हैं। बहुत आसान चीजें हैं जो बुजुर्ग से बुजुर्ग आदमी भी 90-100 साल का व्यक्ति भी आराम से बैठ के कर सकता है। जो आसन है वो बैठ के कर नहीं सकता है और कई लोगों को कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं, तो ये बिना प्रॉब्लम का आराम से बैठ के 11 साल के ऊपर के लोग और अनलिमिटेड जो
आयु है वो लोग इसमें भाग ले सकते हैं। पहला फायदा ये होगा, शारीरिक जितनी भी बीमारियां हैं, छोटे से छोटे बीमारी, पेट दर्द से सिर दर्द से लेकर के और बड़े से बड़ी बीमारी, कैंसर, जो हम लोग आजकल ब्रेन न्यूरॉन्स डिजार्डर आ रहा है, जो ब्रेन में जो मोटर्स डिजार्डर प्रॉब्लम है, वो भी यहाँ पर निदान होने का संभव है। ऐसे ही मन के अंदर में जितना भी विकार है, जैसा आज तनावग्रस्त जिंदगी जीता है, फिर उसके बाद में डिप्रेशन, उसके बाद में सिजोफ्रेनिया, ऐसा भयंकर बीमारियों का हम लोग शिकार हो रहे हैं। इन सभी बीमारियों को इन दोनों क्रियाओं से दूर कर सकते हैं। तो कहने का मतलब कुल शारीरिक और मानसिक जितने भी विकार है वो दूर होंगे। जब ये दोनों विकार दूर हो जाते तो तब हमारा आध्यात्मिक जो जिंदगी शुरू होता है, तो हमारा जीवन में आध्यात्मिक जिंदगी की ओर कैसा प्रगति हो, यहाँ पर हम सीखेंगे इन 8 दिनों में। सोचने का दृष्टिकोण बदला है। मनोयोग साधना शिविर से लोगों की लाइफ स्टाइल बदल ली है, खाने का ढंग बदला है, और एक अमृत आहार जैसी चीज इस शिविर के दौरान महाराज श्री के साधन जो तैयार होगी वो दी जाती है। उससे जीवन का तरीका ही बदल जाता है और अनेकों प्रकार की बीमारियों का निदान होता है। लोगों को लाभ मिला है और लोगों के आग्रह पर जनता कल्याण संस्थान ने फिर महाराज श्री से रिक्वेस्ट करके ये आयोजन पुनः से यहाँ करवाया है। इससे बहुत अच्छा लाभ हुआ है और अपील भी हमने लोगों से की है कि अधिक से अधिक शिविर का फायदा उठाएं और अपने जीवन की दशा दिशा ऊपर व्यक्ति रखा है। उसमें 2 डाइट का खाना भी होगा, 2 बार खाना भी होगा और बाकी सारी व्यवस्थाएं है, बिजली का खर्चा है और सामुदायिक केंद्र पर भी जो जेडीए का है उसका निर्धारित किराया और शुल्क भी आपने ट्रस्ट ने हमको दिया है, पर वो नॉमिनल टच पर जो जनहितार्थ है। 13 साल से जुड़ा हुआ हूँ। जब मैंने शिविर किया था तब मेरे को 7-8 तकलीफें थी और मैं लगभग 12-13 टेबलेट्स खाता था। गुरुजी का शिविर किया तो मेरी सारी दवाइयाँ छूट गई और तब से मैं साधना कर रहा हूँ और मेरी जिंदगी में निरंतर बदलाव आते जा रहे हैं। मैं पूरा आत्मविश्वास से और भरपूर जीवन जीता हूँ और मैं कहना चाहूँगा कि ये शिविर अपने आप में अनूठे और वैज्ञानिक तौर से इनकी संरचना की हुई है और इन शिविरों में गुरुजी जो क्रियाएं सिखाते हैं, ओंकार साधना, योग निद्रा, उसके साथ खाना भी बदलाया जाता है और सोच में भी बदलाव पर ऐसे प्रेजेंटेशन दिए जाते हैं और ये लगातार करते जाने से व्यक्ति की सोच और उसके आचार विचार व्यवहार में सब बदलाव आते रहते हैं और निरंतर नया जीवन महसूस होने लगता है। और ये अपने आप में एक एंटी एजिंग और ब्रेन लॉन्गेविटी प्रोग्राम है, यानी आपकी उम्र बढ़ती जाएगी, आप हमेशा जवान से दिखेंगे और आपके मस्तिष्क की जो क्षमताएं वो बढ़ती है। मैंने जब शिविर किया और उससे आज मैं कहीं आगे हूँ हर क्षेत्र में। चलते चलते एक बार फिर से नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। विधानसभा में 2 नवनिर्वाचित विधायकों को दिलाई गई शपथ। संदीप शर्मा कोटा दक्षिण से थे, श्रवण कुमार जीते हैं सूरजगढ़ से। शिक्षक दिवस पर शिक्षा सचिव द्वारा दिए गए बयान पर शिक्षा मंत्री ने दी सफाई, शिक्षकों का अपमान नहीं किया। और मंत्री कटारिया ने दिया आश्वासन, कहा उत्तराखंड त्रासदी के मृतकों के परिजनों को अनुकंपा नियुक्ति के अलावा अन्य सुविधाओं को नहीं किया गया बंद। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ शहर की हर खबर सिटी आई पर। नमस्कार। Now greet your near and dear in a new way. Greet them through www.cityonline.com. Whether it is birthday, anniversary, winning or any other occasion, share it with all. Share it with City Online. Best greet will get a gift hamper from City Online. नमस्ते, मैं हूँ दिशा वाकानी। सिटी ऑनलाइन के सभी दर्शकों को ढेर सारी शुभकामनाएं। सिटी ऑनलाइन चैनल के दर्शकों को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई हैं और आप इस चैनल को देखते रहें और हमें भी देखते रहें उस पर।